Hello everyone. Today we are going to start with a new module and that is your thermodynamics. In this particular unit you are having two chapters. First chapter is this जिसका टॉपिक मैंने भी बोर्ड पे लिखा हुआ है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन एंड द सेकंड टॉपिक which is coming next to this chapter and it is basic thermodynamics. अगर आप लास्ट ईयर का पोर्शन देखेंगे एचएससी का तो उसमें सिर्फ हमारे पास काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन था, उसी में थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स वाला पार्ट था. लेकिन इस साल उन्होंने एक काम बहुत अच्छा किया है कि थर्मोडायनेमिक्स को पूरा अलग से मेंशन किया हुआ है. दैट इज़ अ ग्रेट थिंग एंड यू पीपल विल रियली एन्जॉय स्टडिंग द थर्मोडायनेमिक्स. ओके, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बहुत बेसिक बातों से. हम लोग स्टार्ट करेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर से, लेकिन इस चैप्टर के भी बहुत बेसिक बातें हम लोग आज पढ़ेंगे जो कि आपको थर्मो पढ़ने के लिए, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को पढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है. और वो बेसिक बातें आप ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ चुके हो. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा उसको ब्रशअप करेंगे, फिर चैप्टर को शुरू करेंगे. हर चैप्टर के शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें बताता हूँ. एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है. ओके, तो इसको आप लाइट मत लीजिएगा. हर चैप्टर के शुरू में जो बेसिक चीज़ें हैं, अगर आप उस पर थोड़ा सा फोकस करेंगे और उसको ग्रास्प कर लेंगे तो आपके लिए पूरे चैप्टर को पढ़ना बहुत इजी हो जाएगा. तो हर चैप्टर की तरह इस चैप्टर के स्टार्ट में मैं आपको कुछ बेसिक बातें बताऊंगा. आप उसको ग्रास्प कीजिए, कंडेंस दैट इन योर माइंड एंड यू विल रियली एन्जॉय स्टडिंग दिस चैप्टर एंड यू विल रियली अंडरस्टैंड इट. ओके, तो हम लोग बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले चैप्टर के थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की बात करते हैं. चैप्टर का नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन. काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन. पहले ये समझते हैं कि ये इतना लंबा चैप्टर है, इस टॉपिक का मतलब क्या है. देखिए, आपका ये जो चैप्टर है एक्चुअली ये दो पार्ट में डिवाइडेड है. फर्स्ट पार्ट में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है एंड सेकेंड पार्ट में रेडिएशन है. एक्चुअली ये दो अलग अलग टॉपिक है. काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस इज अ डिफरेंट टॉपिक, रेडिएशन इज अ डिफरेंट टॉपिक. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. अब ये जो वर्ड है काइनेटिक, दिस इज नॉट अ न्यू वर्ड फॉर यू, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस वर्ड काइनेटिक. तो काइनेटिक का मतलब क्या होता है? काइनेटिक मीन्स रिलेटेड टू मोशन. समथिंग इज मोशन एंड वी आर रिलेटिंग दैट टर्म, दैट मोशन विथ समथिंग. ओके, तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को मोशन के अंदर स्टडी करना, गैसेस को मोशन के अंदर स्टडी करना, दिस इज द अप्रोच ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. अब आप सोच रहे होंगे कि गैसेस का मोशन कैसे होता है. भाई गैस तो गैस, इसका मोशन कैसे होगा? ये तो किसी कंटेनर के अंदर होती है. तो आप ये बात समझ लें कि हम लोग इसमें ये चीज़ पढ़ने वाले हैं कि वो जो गैस जो कंटेनर के अंदर होती है उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं. एक्चुअली उन मॉलिक्यूल्स के मोशन को पढ़ना और उसको प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी से रिलेट करना, इस चीज़ का नाम है काइनेटिक थ्योरी. तो हम लोग ओवरऑल पूरे गैस के मोशन की बात नहीं कर रहे. हम लोग एक एक एटम, एक एक मॉलिक्यूल जो गैस के अंदर मूव करता है एक्चुअली, उसके बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं कि वो मॉलिक्यूल मोशन में है, उसको हम कंसिडर करके चलते हैं. करेक्ट ना? और फिर उसको हम लोग रिलेट करेंगे गैस के जो मेजर पैरामीटर्स होते हैं, गैस का प्रेशर, उसका वॉल्यूम, उसका टेम्परेचर, उसकी इंटरनल एनर्जी, जो कि अभी आगे के चैप्टर में, इसी चैप्टर में अभी आगे आ रहा है, उसको उससे हम रिलेट करेंगे और उसको स्टडी करेंगे और उसी का नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. ठीक है, लेकिन काइनेटिक थ्योरी स्टार्ट करने से पहले एक्चुअली ये चीज़ आगे भी आएगी बिहेवियर ऑफ गैस के अंदर. पहले ये समझते हैं कि गैस किसे कहते हैं. गैस एक्चुअली है क्या? आप ऑलरेडी जानते हो कितने स्टेट्स ऑफ मैटर है. हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ मैटर्स आर देयर? हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं वन बाय वन. अगर आपने पढ़ा होगा तो स्टेट्स ऑफ मैटर जो है, देखो जितनी चीज़ें मैं अभी यहाँ पे लिखाऊंगा बेसिक है, आपको उसको लिखते रहना है प्लीज़. ओके, मैं रब करते रहूँगा लिख के. यू हैव टू मेंटेन दिस ऑल इन सेपरेट नोटबुक. तो बात करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर की. स्टेट्स ऑफ मैटर, तो हमारे पास सबसे पहले क्या आता है? सॉलिड. सॉलिड के मॉलिक्यूल्स बहुत क्लोजली पैक्ड होता है, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है.
मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह पर मूव नहीं कर सकते, दे आर नॉट फ्री टू मूव, और उसको हम सॉलिड कहते हैं, आप ऑलरेडी जानते हो। दूसरा हमारे पास आता है लिक्विड्स। लिक्विड्स में क्या होता है, लिक्विड के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो एज कंपेरेटिव टू सॉलिड क्लोजली पैक्ड नहीं है, वो थोड़ा थोड़ा सा डिस्टेंस पे है, सो दे कैन मूव। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, गैस। गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग होती है दैट इज नेग्लिजिबल बॉन्डिंग। ओके, सो दिस इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग जो कि नेग्लिजिबल है, उसकी वजह से गैस के मॉलिक्यूल कंटेनर में एक जगह से दूसरी जगह रैंडम मोशन में मूव करते रहते हैं, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, गैस। अच्छा, आपने पढ़ा होगा या सुना होगा, हमारे पास स्टेट ऑफ मैटर एक और है, और वो है प्लाज्मा। प्लाज्मा, अब ये प्लाज्मा क्या है, हाईली चार्ज पार्टिकल्स विथ हायर काइनेटिक एनर्जी, दिस आर कॉल्ड एज प्लाज्मा। प्लाज्मा है क्या एक्चुअली, हाईली चार्ज पार्टिकल्स, यानी जो पार्टिकल्स जो हाईली चार्ज हो। अब हाईली चार्ज का मतलब क्या होता है, एक्चुअली चार्जेस के बारे में पूरी स्टडी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर करेंगे। अभी खाली इतना आप याद रखें कि हाईली चार्ज पार्टिकल्स विद हाई अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद देम इज कॉल्ड एज प्लाज्मा। उसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल उसका ये है कि जो स्टार्स होता है, ये माना जाता है स्टार्स आर सुपरहीटेड बॉल्स ऑफ प्लाज्मा। जितने भी स्टार आपको दिखते हैं नेचर में, क्या माना जाता है, दे आर सुपरहीटेड बॉल्स ऑफ प्लाज्मा, बिकॉज टेम्परेचर बहुत हाई होता है। अगर टेम्परेचर हाई होगा तो काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होगी, चार्ज पार्टिकल बहुत हाई होंगे, उनके अंदर जो पार्टिकल्स है उनका चार्ज बहुत हाई होगा, तो ये सारी चीज़ें मिलके हमारा क्या बनता है, प्लाज्मा, और ये नेचर में एग्जिस्ट करता है। ओके, तो ये जो 4 स्टेट्स ऑफ मैटर हमने पढ़े, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा, दीज स्टेट्स ऑफ मैटर आर नेचुरली अकरिंग। कैसे है ये लोग, नेचुरली अकरिंग स्टेट्स, यानी इसको किसी ने बनाया नहीं है। सॉलिड नेचर में सॉलिड पहले से है, लिक्विड पहले से लिक्विड नेचर में मौजूद है, गैस ये भी पहले से है, प्लाज्मा ये भी, स्टार्स नेचर में एग्जिस्ट करता है ना, सो दिस इज नेचुरली अकरिंग। अब आप सोचेंगे तो क्या सर स्टेट्स ऑफ मैटर मैन मेड भी होता है? यस, एक स्टेट ऑफ मैटर ऐसा है जो मैन मेड है, और आपने उसका नाम सुना होगा, इट इज बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट्स। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं BEC। क्या नाम है इसका? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट्स। शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे इसको? BEC। और ये जो है ये नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि मैनमेड स्टेट ऑफ मैटर है। अब मैनमेड कैसा है, इसका एक एग्जांपल लीजिए। रुबिडियम एक मेटल है, पीरियोडिक टेबल के अंदर आप देखेंगे तो आपको एक नाम मिलेगा एलिमेंट का, रुबिडियम। उसका एक सैंपल लिया गया और उसको हम लोगों ने उस सैंपल को कूल किया। कितने टेम्परेचर तक उसको कूल किया? अप्रोक्सीमेटली एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर के आसपास। एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर मतलब 0 केल्विन। तो जब उस रुबिडियम को 0 केल्विन के आसपास आप उसको कूल करेंगे तो उसके जो मॉलिक्यूल्स है, वो जो एटम्स है रुबिडियम के, उनके पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो खत्म हो जाती है। अब जब मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गई, आप यहां से समझिए, ये रुबिडियम के बहुत सारे एटम्स हैं, ठीक है, दीज आर स्मॉल एटम्स ऑफ रुबिडियम। हमने क्या किया, इसको अराउंड एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर के आसपास, 0 केल्विन के आसपास, ये ओके नहीं है, इट इज 0 केल्विन, लेट मी राइट कंप्लीट, 0 केल्विन के आसपास हमने इसको क्या किया, टेम्परेचर इतना कूल किया। तो ये जो एटम्स है उनकी काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गई। अरे जो एटम्स होते हैं उनके पास काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आती है? नेचर में ऑलरेडी उनके पास हीट होती है, जिसकी वजह से उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। तो कूल करने से काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गई। जब इनकी काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गई तो ये जो इंडिविजुअल एटम्स और मॉलिक्यूल्स थे उनका मोशन खत्म हो गया। नाउ दे आर नॉट एबल टू इंटरैक्ट विद अनदर मॉलिक्यूल्स। तो मोशन खत्म हो गया, वो रेस्ट पे आ गए।
करेक्ट। तो ये जो सारे के सारे एटम्स थे वो एक जैसा बिहेव करेंगे और ये पूरा का पूरा एक सुपर एटम बन जाएगा। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? एक सुपर एटम। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? सुपर एटम। एंड दिस पर्टिकुलर स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड एज बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट्स, BEC। ये टेम्परेचर कैसे अचीव करते हैं हम लोग? यूजिंग लेजर एंड मैग्नेट। लेजर एंड मैग्नेट की मदद से हम लोग ये टेम्परेचर अचीव करते हैं और हम लोग BEC को जनरेट करते हैं। अच्छा, इसको बनाने की जरूरत क्यों पड़ी थी? वैसे ये कब बना था पता है? इट वॉज मेड इन द ईयर 1995। 1995 के अंदर इसको बनाया गया था। ओके, सो इट इज मेन मेड। अब दूसरी बात, क्यों बनाया गया था? एक्चुअली दिस पर्टिकुलर मॉडल, this particular state of matter BEC, it helps in study of quantum mechanics at macroscopic level। क्वांटम मैकेनिक्स फिजिक्स के बहुत एडवांस ब्रांच है। मॉडर्न फिजिक्स में शायद हम लोग उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो क्वांटम मैकेनिक्स फिजिक्स की बहुत एडवांस ब्रांच है। तो वो जो क्वांटम मैकेनिक्स है उसको हम लोग माइक्रोस्कोपिक लेवल पे पढ़ते हैं, बहुत छोटे लेवल पे, एटॉमिक लेवल पे पढ़ता है। तो उसको मैक्रोस्कोपिक लेवल में समझने के लिए हम लोग इसकी हेल्प लेते हैं। एनीवे, हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर में बात किसकी करने वाले? सिर्फ और सिर्फ गैसेस की। तो हम लोग ये सारी चीज़ों को नहीं छेड़ेंगे। बस आप खाली इतना याद रखिए कि ये जो स्टेट ऑफ मैटर है इट इज मैन मेड और ये लोग नेचुरली अकरेंगे सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। तो इतनी बात समझ गए। सो दीज आर स्टेट्स ऑफ मैटर। ओके, 4 आर नेचुरली अकरिंग एंड 1 इज देयर विच इज मैन मेड। अब आपको इसमें से ये सारे स्टेट ऑफ मैटर याद रखें। वो जो एक्स्ट्रा डिटेल्स मैंने आपको बताया है, अगर आप याद रख पाओ तो बहुत अच्छी बात है जनरल नॉलेज के लिए। बाय द वे, आपके इस चैप्टर का पार्ट नहीं है, वो एक्स्ट्रा नॉलेज है। ओके, तो इसको फटाफट जरा कॉपी करो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ देयर आर सम मोर बेसिक थिंग्स विच आर रिलेटेड टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बॉयल्स लॉ से। आपने इससे पहले सुना होगा, तो हेडिंग डालेंगे आप लोग बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या कहता है? मैं सारा स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा, आप 11th में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, हम लोग खाली इसको रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, सो व्हाट डज बॉयल्स लॉ टेल्स? इट सेज दैट वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। कंडीशन सप्लाई, टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट। दिस इज बॉयल्स लॉ। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर इफ टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट। मतलब अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करोगे वॉल्यूम कम हो जाएगा, प्रेशर को डिक्रीज करोगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ओके, द सेकेंड लॉ इज चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या बोलता है? इट सेज दैट volume is directly proportional to temperature. Condition supply, pressure is kept constant. क्या मतलब? गैस का जो वॉल्यूम होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, अगर टेम्परेचर को डिक्रीज करूंगा तो वॉल्यूम भी डिक्रीज हो जाएगा। कब? अगर हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखा है। ठीक है, सो एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसको कैसा पढ़ेंगे? एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसको पढ़ेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो लॉ आता है दैट इज गे-लुसेक लॉ। ये लॉ क्या कहता है? इट सेज दैट pressure of a gas is directly proportional to temperature. Pressure of a gas is directly proportional to temperature. Condition supply, volume is kept constant. ये सब 11th में आप पढ़ चुके हो, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, बहुत बेसिक है। मैं तो आपको ये कहता हूँ आज के लेक्चर में मैं जितना पढ़ाऊंगा, आज का पूरा लेक्चर आपको बाय हार्ट होना चाहिए। बहुत बेसिक चीज़ें पढ़ाऊंगा, अगर अच्छे से आप समझ गए तो आगे आपको बहुत हेल्प करेगी ये सारी चीज़ें। ठीक है, ओके।
सो दिस वाज गेलुशक्स लॉ. नाउ अगर आप इन तीनों लॉस को कंबाइन करेंगे तो यू विल गेट pressure into volume is directly proportional to temperature. ये आपका स्टेटमेंट मिला. pressure into volume is directly proportional to temperature. अगर आप तीनों को कंबाइन करोगे तो करेक्ट. तो ये एक बेसिक था. दूसरा आपको आज के लेक्चर में समझना है बच्चों मोल कॉन्सेप्ट. क्या? मोल कॉन्सेप्ट. मोल कॉन्सेप्ट क्या है? मोल कॉन्सेप्ट के बारे में एक पूरा चैप्टर आप 11th के अंदर पढ़ चुके हो. मैं इसकी डेफिनेशन वगैरह की बात नहीं करूंगा. मैं डायरेक्टली आपको यह बताऊंगा कि 1 मोल क्या होता है. ठीक है, तो सुनिए, हम लोग एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल हीलियम. 1 मोल ऑफ हीलियम. अब आप ये बताइए हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम? इट एटॉमिक नंबर इज 2. व्हाट इज एटॉमिक मास नंबर ऑफ हीलियम? इट इज 4. ठीक है, आपको एटॉमिक मास नंबर पे ध्यान देना है. हीलियम का एटॉमिक मास नंबर कितना है? 4. दैट मीन्स 1 मोल ऑफ हीलियम इज इक्वल टू 4 ग्राम. खत्म. 1 मोल ऑफ हीलियम कितना होता है? 4 ग्राम. और एग्जांपल लेते हैं. समझ लो फॉर एग्जांपल आपको हीलियम नहीं दिया हुआ है, यानी कोई मोनो एटॉमिक, यानी आपको ये नहीं पूछा है कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 1 मोल ऑफ कार्बन, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटसेट्रा. ऐसा नहीं, आपको कोई कंपाउंड दिया. फॉर एग्जांपल 1 मोल ऑफ वाटर. पानी का 1 मोल कितना होता है? अब आप उसमें ये देखिए कि इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है. देखिए इसमें एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना? 16. इसमें 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना? 2. तो 16 + 2 कितना हो गया? 18 ना. सो 18 ग्राम ऑफ वाटर इज 1 मोल. अरे समझ में आ रही है? एक और एग्जांपल ले लो. 1 मोल ऑफ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 1 मोल. अब इसमें क्या है? क्लोरीन और हाइड्रोजन है. क्लोरीन का कितना होता है? 35.5. हाइड्रोजन का कितना होता है एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास नंबर बोल लो आप? 1. तो 35.5 + 1 इट बिकम्स 36.5. तो 36.5 ग्राम ऑफ HCl इज 1 मोल. मुझे ये बताना, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 1 मोल सबका फिक्स नहीं है. 1 मोल आप डायरेक्टली नहीं कह सकते कि 1 मोल इतना ग्राम, 1 मोल इतना किलोग्राम. नो, हर सब्सटेंस का 1 मोल अलग अलग होता है. ऑक्सीजन का 1 मोल अलग, पानी का 1 मोल लोगे तो वो अलग, हाइड्रोजन का 1 मोल लोगे तो वो अलग, HCl का 1 मोल लोगे तो अलग, H2SO4 का 1 मोल लोगे तो वो अलग. तो 1 मोल ऑफ ईच सब्सटेंस इज डिफरेंट, इट इज नॉट सेम. तो सर जब 1 मोल सबका अलग अलग होता है तो ये मोल कॉन्सेप्ट लाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? इसको लाते ही नहीं. इसको लाने की जरूरत इसलिए पड़ी कि इन सब में एक चीज कॉमन है. इन सब के अंदर अगर आप देखेंगे तो वन थिंग आई कैन राइट हियर, वन थिंग इज कॉमन टू ऑल ऑफ दीज. अब वो एक चीज कौन सी कॉमन है मैं भी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा. पहले वो चीज मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूं. पहले ये बताइए आपको 1 मोल समझ में आ गया किसे कहते हैं? ठीक है, ओके. अभी आगे आइए, हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट समझ लिया. हम लोगों को यहां पे अभी एक और चीज समझना है और वो है कि नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है. हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ मोल्स. सो लेट मी राइट ओवर हियर, आई कैन पुट नंबर 5, नंबर ऑफ मोल्स. इसको डिनोट करते हैं स्मॉल n से. किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल n से. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी राइट द फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ मोल्स. सो नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल n इज इक्वल टू मास ऑफ गैस या मास ऑफ सब्सटेंस आप ले लें. लेट मी राइट मास ऑफ सब्सटेंस. मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय इट्स मोलर मास. मास ऑफ सब्सटेंस को हम लोग डिनोट करते हैं m से और मोलर मास को हम लोग डिनोट करते हैं m नॉट से. ये याद रखना सिंबल्स.
अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स का एक और फॉर्मूला है क्या? इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को डिनोट किया जाता है कैपिटल एन से, एवोगैड्रो नंबर को डिनोट किया जाता है एन सफिक्स ए से, एन सफिक्स ए। तो आप अगर मैं सिंबॉलिकली पूरा फॉर्मूला लिखूं तो क्या है, ऐसा बन जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू एम बाय एम नॉट इज इक्वल टू कैपिटल एन बाय एन ए, वेयर एम इज मास ऑफ द सब्सटेंस, m naught is molar mass of that substance, n is number of molecules in a substance, na is Avogadro number। अब यहाँ एक चीज आ गई नई, क्या? एवोगैड्रो नंबर क्या होता है? अब सुनिए यहाँ पे, उसको मैं यहाँ पे लिखता हूं नंबर 6 एवोगैड्रो नंबर, या फिर इसको एक और चीज कही जाती है एवोगैड्रो कांस्टेंट, एवोगैड्रो कांस्टेंट। ओके, एक्चुअली एक नंबर है, क्या है? सुनिए यहाँ पे, इसको हम लोग सबसे पहले तो ये समझिए कि इसको हम लोग डिनोट करते हैं Na से, एवोगैड्रो नंबर Na विच इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23, 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स और मॉलिक्यूल्स, एटम्स और मॉलिक्यूल्स। अब यहां सुनिए ये एग्जैक्टली है क्या। मैंने अभी आपको बताया कि इन सब के एक मोल में एक चीज कॉमन है। क्या कॉमन है? वो ये है कि अगर आप एक मोल ऑफ हीलियम ले, या एक मोल ऑफ H2O ले, या एक मोल ऑफ HCl ले, तो इन सब के एक मोल के अंदर 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स या मॉलिक्यूल होते हैं। ये एक चीज कॉमन है। अगर आप एक मोल ले दुनिया के किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी एलिमेंट का, किसी भी कंपाउंड का, अगर आप एक मोल लोगे तो उस एक मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 6.023 इंटू 10⁻23। या किसी भी एटम का एक मोल ले लो तो कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल हीलियम, एक मोल ऑफ हीलियम में कितने हीलियम के एटम? आंसर आएगा 6.023 इंटू 10⁻23। एक मोल ऑफ H2O ले लो तो कितने H2O मॉलिक्यूल्स? 6.023 10⁻23। एक मोल ऑफ HCl लो तो कितने HCl के मॉलिक्यूल्स? 6.023 इंटू 10⁻23। इसीलिए मैंने यहाँ पे एटम्स और मॉलिक्यूल्स दोनों लिखा है। एटम्स रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर थिंग एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल्स रिलेटेड टू दिस कंपाउंड्स। बात समझ आ गई? तो वो क्या चीज कॉमन थी? वो इन सब के अंदर जो चीज कॉमन थी वो थी Na, और वो Na क्या है? हमारा एवोगैड्रो नंबर, इसीलिए हमने उसको कहा है एवोगैड्रो कांस्टेंट। सो दिस पर्टिकुलर थिंग इज कॉमन इन ऑल ऑफ दिस, एंड इसीलिए हम लोग को मोल, एक मोल कॉन्सेप्ट को लाने की जरूरत पड़ी, क्योंकि जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो सबके एक एक मोल के अंदर ये पर्टिकुलर नंबर कांस्टेंट था, तो इस पर्टिकुलर नंबर को हमने नाम दे दिया एक मोल। ठीक है, अब आपको कोई गैस का मास दे दिया और फाइंड करने बोला कि नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करो, तो ये फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हो। जितना मास दिया है ग्राम में, उसको डिवाइड कर लेंगे उसके मोलर मास से और आपको आंसर मिल जाएगा, दैट विल बी नंबर ऑफ मोल्स। सो आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर है मोल्स वाला। ये मैंने इसीलिए आपको पढ़ाया क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी आगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे हमारे पास जो नेक्स्ट कांस्टेंट आने वाला है वो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, एंड इट इज डिनोटेड बाय R। एवोगैड्रो कांस्टेंट इज डिनोटेड बाय Na, इट इज डिनोटेड बाय R। ये R क्या है? एक्चुअली ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। मैं भी थोड़ी देर बाद इसको बताऊंगा कि एक्चुअली आया कहाँ से और कहाँ यूज होता है। इसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। ये जो जूल पर मोल पर केल्विन है आपको किताब में इस तरह लिखा हुआ मिल सकता है, जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है।
अगर ये मोल और केल्विन को ऊपर लाएंगे तो ऑब्वियसली इनवर्स बन जाएगा ना, मोल रेस टू -1 केल्विन रेस टू -1. सो दिस इज सेम थिंग, ये कुछ नया नहीं है. समझ आया? सो दिस वॉज ऑल अबाउट R विच इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट. यहां पे आपको एक और चीज समझना है बच्चों, और वो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को किससे डिनोट करते हैं हम लोग? KB से. लेट अस राइट K एंड सफिक्स कैपिटल B. ये KB साथ मत लिखना, ये जो B है वो सफिक्स है KB. क्या नाम है इसका? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. अच्छा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की सर वैल्यू कितनी होती है? ये भी एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू भी कांस्टेंट रहने वाली है. इसकी वैल्यू होती है KB बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इज इक्वल टू 1.380 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन. 1.380 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन. दिस इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. ये सारे कांस्टेंट बच्चों आपको याद होने चाहिए, खासतौर से ये R, ये Na, ये दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आपको ये दोनों याद है तो ये KB आपको इजीली मिल जाएगा. क्यों? क्योंकि इन तीनों के बीच में एक रिलेशन है. देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन एवोगाड्रो नंबर, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. सर क्या रिलेशन है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ. पहले आप एक काम करें, ये तीनों लॉ प्लीज़ आप इसको ज़रा कॉपी कर ले, मैं इसको रब करने जा रहा हूँ और मैं यहाँ पे रिलेशनशिप लिखता हूँ. ठीक है? सो पुट अप द हेडिंग इट विल बी बेसिक नंबर 7. क्या लिखेंगे? रिलेशनशिप बिटवीन मैं डायरेक्ट सिंबल यूज करूंगा, आप लोगों को पता होना चाहिए कौन सा सिंबल किस लिए है. रिलेशनशिप बिटवीन R, KB एंड Na. R, KB एंड Na. R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, KB बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, Na एवोगाड्रो नंबर. रिलेशनशिप क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R इज इक्वल टू Na मल्टीप्लाइड बाय KB. यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R इज इक्वल टू Na मल्टीप्लाइड बाय KB. आप एक काम कीजिए, एवोगाड्रो नंबर ये 6.023 इंटू 10⁻23 जो मैंने यहाँ पे लिखा, इसको KB से मल्टीप्लाई कीजिए 1.380 10⁻⁻23, यानी ये दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे अगर आप 6.023 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाइड विथ 1.380 इंटू 10⁻⁻23, तो आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 8.314. यूनिट देख लीजिए, ये मॉलिक्यूल्स है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को डिनोट करता है, एटम्स, आयरन मॉलिक्यूल्स, और ये है जूल पर केल्विन. इसीलिए R की यूनिट बन जाती है जूल पर मोल पर केल्विन. समझ में आ गया? जूल पर मोल पर केल्विन. सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन R, Na एंड KB. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. आप ये सारा कॉपी कीजिए, इसके बाद हम लोग और कुछ बेसिक बातें वो देखते हैं. ओके, तो हम लोगों ने अभी बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और गेरुशेक्स लॉ पढ़ा, और उसके बेस पे हम लोगों ने देखा एक रिलेशन हमको मिला था. क्या था वो? PV इज प्रोपोर्शनल टू T. जब हम लोग ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक कांस्टेंट आता है, और उस कांस्टेंट को डिनोट किया जाता है R से. किससे? R से. और साथ में क्या लग जाता है? T. ये R क्या है हमारा? दिस R इज नथिंग बट, आपने अभी पढ़ा क्या? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. ओके. अच्छा, ये जो PV है इसका एक ऑल्टरनेट फॉर्मूला है. हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ऑल्टरनेटिवली दिस PV कैन बी रिटन एज NKB इंटू T. N क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. KB क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. और T क्या है? टेम्परेचर. ये जो फॉर्मूला था PV इक्वल टू RT, हम लोग ये एज्यूम कर रहे हैं कि दिस फॉर्मूला इज फॉर 1 मोल. लेकिन अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गैसेस के अंदर हमको पता हो तो ये फॉर्मूला यूज किया जा सकता है, NKB इंटू T. अब क्या करेंगे? ये जो KB है, क्या इस KB की जगह R अपॉन Na रख सकते हैं?
मैंने इसीलिए इसको साइड में लिख दिया। आप देखिए KB इज इक्वल टू R अपॉन NA हो जाएगा, इस फॉर्मूले से ये NA नीचे आ जाएगा। तो मैं वही करने जा रहा हूँ, इस पर्टिकुलर फॉर्मूले के अंदर मैं पुट कर रहा हूँ KB की जगह पर N एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा R अपॉन NA और यहाँ पे क्या है हमारा T। अच्छा, आप ये जो NA है इसको इस N के नीचे लेके आ जाओ, तो हो जाएगा N अपॉन NA इंटू RT। अच्छा बच्चों, N अपॉन NA क्या होता है? जस्ट लुक एट दिस फॉर्मूला। अगर मैं इस फॉर्मूले में थोड़ा सा ध्यान लगाऊं तो आपको N अपॉन NA क्या मिलेगा? N अपॉन NA क्या मिलेगा? देखो, स्मॉल n नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पर हम N अपॉन NA की जगह पे क्या रख सकते हैं? स्मॉल n, और यहाँ पे R और T मल्टीप्लाई हो जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास PV बचा, PV इज इक्वल टू NRT। हमें क्या फॉर्मूला मिला? PV इज इक्वल टू NRT, एंड दिस पर्टिकुलर इक्वेशन PV इज इक्वल टू NRT इज कॉल्ड एज, अगेन वेरी बेसिक, आइडियल गैस इक्वेशन। मोस्ट बेसिक थिंग, आइडियल गैस इक्वेशन। इस इक्वेशन को आइडियल गैस इक्वेशन कहा जाता है। आइडियल गैस किसे कहते हैं मैं अभी समझाऊंगा, उसका भी आप फिक्र मत करें, नाम याद रखें। इसको क्या कहते हैं? आइडियल गैस इक्वेशन। इसका एक और नाम है इक्वेशन ऑफ स्टेट्स। अब ये समझते हैं कि आइडियल गैस इक्वेशन इसे क्यों कहता है या इक्वेशन ऑफ स्टेट क्यों कहते हैं। देखिए, गैसेस की दो टाइप है, 11th में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, केमिस्ट्री के अंदर पूरा अच्छे से पढ़ चुके हो। एक होता है आइडियल गैस और एक होता है रियल गैस। क्या क्या होता है? एक होता है आइडियल गैस और एक होती है रियल गैस। आइडियल गैस किसे कहते हैं मैं ओरली बताऊंगा, आप बस उसको लिख लो याद रखने के लिए कहीं भी। आइडियल गैस उसे कहते हैं कि वो गैस जो सारे प्रेशर और सारे टेम्परेचर पे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। वो गैस जो सारे प्रेशर और सारे टेम्परेचर पे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे उसे कहते हैं आइडियल गैस। और जो रियल गैस होती है वो रियल गैस इस पर्टिकुलर इक्वेशन को हर प्रेशर हर टेम्परेचर पे सेटिस्फाई नहीं करती। हाँ, आइडियल प्रेशर और टेम्परेचर पे सेटिस्फाई करेगी, लेकिन हर प्रेशर और हर टेम्परेचर पे इस इक्वेशन को रियल गैस सेटिस्फाई नहीं करती, इसीलिए हमने उसको अलग से नाम दिया रियल गैस। आइडियल किसे बोलेंगे? जो सारे प्रेशर सारे टेम्परेचर पे किसको सेटिस्फाई करे? इस पर्टिकुलर इक्वेशन को। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर इक्वेशन कब वैलिड है? दिस इक्वेशन इज ओनली वैलिड फॉर द आइडियल गैस। दिस इक्वेशन इज ओनली वैलिड फॉर द आइडियल गैस। या फिर आइडियल कंडीशन के लिए भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। आइडियल कंडीशन क्या होनी चाहिए? आइडियल कंडीशन मतलब प्रेशर उसका बहुत कम हो। दिस इक्वेशन कैन बी यूज फॉर लो प्रेशर, और उसका जो टेम्परेचर हो वो टेम्परेचर लिक्विफेक्शन टेम्परेचर ना हो। लिक्विफेक्शन टेम्परेचर क्या होता है? गैसेस को जब हम लोग कंप्रेस करते हैं और कंप्रेस करने के बाद उसके अंदर उसके हीट को निकालकर, एनर्जी को निकालकर टेम्परेचर कम कर देते हैं, तो ये गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आ जाता है। करीब आने की वजह से वो क्या बन जाती है? लिक्विड। और वो काम जिस टेम्परेचर पे होता है, वो लिक्विफेक्शन प्रोसेस जिस टेम्परेचर पे होता है उसे लिक्विफेक्शन टेम्परेचर कहते हैं। तो लिक्विफेक्शन टेम्परेचर ना हो, प्रेशर कम हो, तो उस वक्त भी ये इक्वेशन को यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो ये इक्वेशन हर जगह यूज नहीं होगी, एक लिमिटेशन है। तो हम लोग आइडियल सिचुएशन मानकर जब एनालिसिस करेंगे तो हम लोग इस इक्वेशन का यूज करेंगे। आपको बात समझ में आ गई? अब रियल गैस आइडियल गैस से कितनी अलग होती है और अलग होने के बाद वो कहाँ कहाँ किस तरह एनालिसिस कर सकते हैं, वो सारा का सारा आप 11th स्टैंडर्ड के केमिस्ट्री के अंदर पढ़ चुके हो। प्लीज एक बार जाकर उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेना। समझ में आ गई बात अच्छे से? सो दिस वॉज ऑल अबाउट आइडियल एंड रियल गैस। अब एक बात और समझनी है आपको, वो ये कि इक्वेशन ऑफ स्टेट नाम क्यों दिया है। देखिए, गैसेस जो है ये अलग अलग गैसेस होती है और उनका नेचर अलग अलग होता है। तो कौन सी गैस किस नेचर की है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास 4 पैरामीटर है। कौन सा पैरामीटर है? 4 पैरामीटर है, और वो है प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी सिंबॉलिकली लिखे तो P, V, T and E। ये जो है 4 पैरामीटर्स, दिस पैरामीटर्स आर वेरी मच यूजफुल टू आइडेंटिफाई द स्टेट ऑफ अ गैस। अब ये जो हमारी इक्वेशन है इसमें प्रेशर भी है, वॉल्यूम भी है, टेम्परेचर भी है,
इंटरनल एनर्जी निकाली जा सकती है यूजिंग प्रेशर एंड वॉल्यूम, वो हम थर्मोडायनामिक्स के अंदर पढ़ेंगे इंटरनल एनर्जी कैसे फाइंड करता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में। तो ये इक्वेशन चूंकि सारे स्टेट्स को बताती है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट्स। और ये जो पैरामीटर है प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, दीज पैरामीटर्स आर कॉल्ड एज मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स ऑफ गैस, मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स ऑफ गैस। सो दिस वाज वेरी मच बेसिक थिंग्स अबाउट, हम लोगों ने अभी तक काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस को स्टार्ट नहीं किया है, करेक्ट, हम लोग अभी तक बेसिक की बात कर रहे हैं। तो अगेन ये भी बेसिक है। तो ये जो इक्वेशन है ये कहाँ से आई, बॉयल्स, चार्ल्स और गैलियस लॉ से। उसके बाद हम लोगों ने इसको एनालिसिस करके एक इक्वेशन बनाया, PV इक्वल टू nRT। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज आइडियल गैस इक्वेशन या इक्वेशन ऑफ स्टेट। और इसे ये क्यों कहा जाता है ये भी मैंने आपको बता दिया। इसको फटाफट कॉपी करिए, हम आगे बढ़ते हैं। नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक इज बिहेवियर ऑफ गैस। टॉपिक क्या है आपका, बिहेवियर ऑफ गैस। और एक्चुअली इसी टॉपिक में आपको समझ में आएगा कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या है। देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, पूरा थ्योरेटिकल है। बिहेवियर ऑफ गैस इज व्हाट, सपोज फॉर एग्जांपल अ कंटेनर इज देयर एंड देयर इज अ गैस इनसाइड द कंटेनर। इस गैस के अंदर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, इस गैस के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? एक बड़ा से इतना बड़ा कंटेनर है, उसमें गैस है, कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? यू कैन नॉट टेल अबाउट एग्जैक्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनसाइड दैट। अगर आप एनालिसिस करो तो एनालिसिस ये कहती है कि अगर आप 1 मीटर क्यूब किसी भी गैस का लेंगे, इफ यू टेक 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम, कितना 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम, देयर आर अप्रोक्सीमेटली 10⁻23 मॉलिक्यूल्स इन इट। कितने होते हैं? 10⁻23 मॉलिक्यूल्स इन इट। क्या यह बात पॉसिबल है कि आप हर मॉलिक्यूल के मोशन को एनालिसिस कर सको? इट इज नॉट पॉसिबल। हम लोग मैकेनिक्स में क्या करते हैं, मैकेनिक्स में एक सिंगल पार्टिकल होता है। फॉर एग्जांपल स्टोन इज देयर, आपने स्टोन को ऊपर फेंका, वो ऊपर जाके नीचे आ गया, आप इसके पूरे मोशन को एनालिसिस कर सकते हो कि इसकी स्पीड कितनी होगी, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, एटसेट्रा। बट एज फार एज द गैस इज कंसर्न्ड, we are having so much number of molecules, it is very difficult to perform analysis on each and every individual single atom or molecule. That is why to study the behavior of gas, अब इसको स्टडी तो करना है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर से रिलेट तो करना है, तो हम क्या करते हैं, ये जो फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास है, काइनेटिक एनर्जी वगैरह, हम लोग एक एक पार्टिकल का नहीं, हम लोग सारे पार्टिकल का एवरेज फाइंड करते हैं। व्हाट वी डू, we find average of physical quantities, we find average of physical quantities. Now this average is related to the macroscopic parameters. macroscopic parameter मैंने अभी आपको बताया, क्या, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। ये जो हमको यहां से एवरेज मिलेगा, this average is related to pressure, volume, temperature, internal energy. Basically you can say it as macroscopic parameters. तो हमने क्या किया, हम एक एक पार्टिकल का तो नहीं फाइंड कर सकते थे, हमने सबका एवरेज निकाला, एंड दिस पर्टिकुलर एवरेज वाज रिलेटेड टू प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस। एंड दिस अप्रोच ऑफ स्टडी ऑफ गैस, कौन सा अप्रोच, to find average and relate that average to the macroscopic parameters. This particular approach of study of gas is called as kinetic theory of gases. So this is nothing but the kinetic theory of gases. और ये अप्रोच गैस को स्टडी करने का, गैस के बिहेवियर को स्टडी करने का, ये जो अप्रोच है, ये हम इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो आपको बात समझ में आई, व्हाट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। हम लोग सारे के सारे मॉलिक्यूल्स को एक एक नहीं पढ़ेंगे, सबका एवरेज फाइंड करेंगे, फिर वो एवरेज के हिसाब से कितना प्रेशर, कितना वॉल्यूम, कितना टेम्परेचर, वो सारी चीजें हम लोग कमिंग चैप्टर में, इसी चैप्टर में आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज के लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे। मैंने जितना बेसिक पढ़ाया लेक्चर के शुरू से लेके अभी तक, ये सारा का सारा बेसिक, एक एक वर्ड, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। तीनों लॉस
फिर डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टेंट्स, फिर उनका रिलेशन, फिर मोल कॉन्सेप्ट, ये सारी की सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बेसिक है। अगर ये बेसिक आप स्ट्रॉन्ग कर लोगे, कॉन्सेप्चुअली समझ लोगे, तो पूरा चैप्टर पढ़ने आपको मजा आएगा और आप एंजॉय करोगे। अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर जहां तक आज मैंने पढ़ा है बिहेवियर ऑफ गैस। अच्छा एक बात, ये बिहेवियर ऑफ गैस के बाद इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आइडियल एंड रियल गैसेस। वो मैं आपको ऑलरेडी इससे पहले समझा चुका हूँ। ओके, तो वहां तक आप अपने टेक्स्ट बुक को रीड करो। अगर कहीं भी कोई डाउट आ रहा है तो उसको मार्क करके आप मुझे सेंड करो, व्हाट्सएप करो या टेलीग्राम करो, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इस पर्टिकुलर टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तब तक टेक केयर, बाय।